तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ए टू ई ट्रांसपोर्टेशन एसएमई आईपीओ के बारे में, जिसका फिलहाल अभी ग्रे मार्केट में लगभग 75% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इसके ग्रे मार्केट के डिमांड को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारा पैसा जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। हालांकि दोस्तों एसएमई आईपीओ है, इसमें अलॉटमेंट का भी चांस बहुत कम रहता है एंड रिस्क भी आपको बहुत ज़्यादा होता है। बट फिर भी दोस्तों फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में 75% के आसपास डिमांड बना हुआ है। सो हम देखेंगे कि क्या ये जो डिमांड है वो आगे सस्टेन करेगा, क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग्स मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी मेट्रो एंड इवन रेलवे के लिए एंड टू एंड इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का मेन काम सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का है, मतलब ट्रेन कब चलेगी, कब रुकेगी एंड कंट्रोल रूम से कैसे मॉनिटर होगी, वो सारा सुविधा ये कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं उसके अलावा ये कंपनी ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन यानी ट्रेन को बिजली देने का काम करती है एंड परमानेंट ट्रैक बनाने का काम करती है। बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो इसका मार्केट कैप लगभग आपको 300 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि कंपनी के पास ऑर्डर बुकिंग केवल 400 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों अगर सिंपल में बात करें तो ये कंपनी इंडिया के रेलवे इंफ्रा को सेफ, स्मार्ट और फ्यूचर रेडी बनाने का काम करती है। वहीं बिजनेस के तुलना में दोस्तों अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों FY25 तक कंपनी के प्रॉफिट में एंड कंपनी के रेवेन्यू में भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज देखने को मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अभी FY26 के हाफ क्वार्टर तक ये कंपनी तो लॉस मेकिंग है, बट अगर FY25 तक देखा जाए तो कंपनी के FY25 तक प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला हुआ है एंड वहीं रेवेन्यू भी इसका काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अगर बात करें दोस्तों पिछले एक साल के बारे में तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 47% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जबकि इसके प्रॉफिट में लगभग आपको 36% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। यानी अभी फिलहाल पिछले 6 महीने से ये कंपनी अभी लॉस में है, बट ओवरऑल अगर पहले बात करें तो FY25 तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। हालांकि दोस्तों वैसे तो हमें किसी भी कंपनी के 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, स्टिल हमें अभी आगे वेट करनी चाहिए कि FY26 में ये कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहती है या फिर एक लॉस मेकिंग कंपनी बनती है। बट अभी तक स्टिल FY25 तक देखा जाए तो FY25 तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो कि ठीक ठाक माना जाएगा। इसलिए इसका ROE एंड ROC लगभग आपको 16% के आसपास देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन लगभग आपको 6% के आसपास देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों अगर बात करें इसके डेट टू इक्विटी के बारे में तो इसका डेट टू इक्विटी लगभग आपको 0.57 का है, जो कि दोस्तों काफ़ी मैनेजेबल है। यानी वैसे तो कंपनी का ROE एंड ROC आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा, बट प्रॉफिट मार्जिन केवल इसका आपको 6% के आसपास ही देखने को मिलेगा। वहीं फंडामेंटल के तुलना में अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना IPO हमें किस वैल्यूएशन पे दे रही है, तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो ये कंपनी FY25 तक प्रॉफिटेबल है, इसलिए इसका पी रेशियो लगभग आपको 15 के आसपास देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप FY26 के सेकंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो उसमें दोस्तों इसका पी रेशियो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा, क्योंकि सेकंड क्वार्टर तक ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट यहाँ पे हम लोग FY25 के मुकाबले देखा जाए तो FY25 के डेटा के हिसाब से इस कंपनी की जो पी रेशियो है लगभग आपको 15 के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनी है, जैसे आप इरकॉन इंटरनेशनल को ले सकते हैं या फिर टेक्समेको रेल को ले सकते हैं। वैसे इरकॉन का पी रेशियो देखा जाए तो लगभग आपको 21 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि टेक्समेको का पी रेशियो लगभग आपको 22 के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों इन दोनों कंपनी के मुकाबले E2E रेल का देखते हैं तो इसका पी रेशियो लगभग आपको 15 के आसपास देखने को मिलेगा। यानी वैल्यूएशन भी कंपनी का ठीक ठाक रखा गया है। वहीं बात करें इस IPO के डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये IPO 26 से 30 दिसंबर के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइस बैंड 164 रुपये से लेकर 174 रुपये पर से रखा गया है। हालांकि दोस्तों अगर बात करें इसका टोटल इशू साइज के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज 84 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस IPO के लिए। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हमको 2 लॉट अप्लाई करना होगा। 2 लॉट में हमें 1600 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 2,35,200 रुपये के आसपास तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों इस IPO कोटा के बारे में तो इस IPO में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए 35% का कोटा जो है वो रिजर्व रखा गया है। सो चलिए फाइनली इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात कर लेते हैं
कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो वैसे तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 75% के आसपास डिमांड बना हुआ है। बट दोस्तों देखा जाए तो इसका लिस्टिंग लगभग आपको 90% के आसपास हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एसएमई आईपीओ का कैप ही 90% के आसपास होता है। तो उम्मीद है कि जैसा इस आईपीओ का अभी तक डिमांड बना हुआ है, इसका लिस्टिंग आपको लगभग 90% के आसपास देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों अभी तक इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर हमें इस आईपीओ में एज पर जीएमपी 90% के आसपास लिस्टिंग गेंस मिल रहा है, तो हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए तो ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं दोस्तों अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो फिलहाल दोस्तों आपको याद रखनी चाहिए कि ये एक एसएमई आईपीओ है जिसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल हमें इस आईपीओ में एज पर जीएमपी काफ़ी अच्छा खासा अगर लिस्टिंग गेंस मिल रहा है, तो मैं तो केवल अभी इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए ही अप्लाई करने वाला हूँ। बिकॉज ये आईपीओ एसएमई आईपीओ है जिसमें रिस्क भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल आपको ठीक ठाक नज़र आएगा, वैल्यूएशन भी इसका ठीक ठाक नज़र आएगा। बात करें इसके ऑर्डर बुक के बारे में, तो दोस्तों कंपनी का जो ऑर्डर बुक है इसका मार्केट से कहीं ऊपर है। बिकॉज इसका मार्केट कैप लगभग आपको 300 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि कंपनी के पास केवल ऑर्डर बुक 400 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। बट फिर भी दोस्तों ये कंपनी काफ़ी छोटी है, एंड अगर FY26 में ये कंपनी अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी बनती है तो सीधा इसके शेयर प्राइस पे हमें इसका असर देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों अभी फिलहाल रेलवे स्टॉक्स में भी काफ़ी हलचल देखने को मिल रहा है, कई सारे रेलवे स्टॉक्स में भी हमें तेजी देखने को मिल रहा है। इसलिए उम्मीद है कि इस आईपीओ में भी हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। इसलिए अभी के लिए मैं तो इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात दोस्तों आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। आई होप कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं, इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर इवन लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड हाँ दोस्तों, भारत कोकिंग कोल का आईपीओ जल्द ही ओपन होने वाला है। स्टिल उसके शेयर होल्डर कोटा के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस वीडियो पर टैप करके भारत कोकिंग कोल के शेयर होल्डर कोटा के बारे में जानकारी ले सकते हैं।